आज मैं यहां आया हूं तब स्वाभाविक रूप से वेंकैया नायडू जी का नेटिव प्लेस है और इनके नेटिव प्लेस पर हर भारत के सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति ने एक छोटी सी भी गतिविधि अपने मूल के साथ जुड़े रहने के लिए करनी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वेंकैया जी ने प्रस्थापित किया है। इसको देखने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। मैं ट्रस्ट के बारे में बाद में बात करूंगा, मगर वेंकैया जी की अनुमति के साथ पहले मैं वेंकैया जी के लिए बात करना चाहता हूं। वैसे तो वेंकैया जी आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं और जैसा उनका नेचर है, डिसिप्लिन नेचर है, उन्होंने संविधान की भावनाओं का सम्मान करते हुए सारी राजनीतिक गतिविधियों से अपने को अलग अलग कर दिया है। मगर मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वेंकैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। देश भर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से वेंकैया जी जब राजनीति में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं जब जिले का महामंत्री था, एक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी था, तब वेंकैया जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हम सब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए देखते थे। मैं बहुत बचपन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, लगभग समझ आई, तब से इसी विचारधारा से जुड़ा। मैंने भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को बारीकी से देखा है और मेरा सौभाग्य रहा, बाद में मुझे भी पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तब पार्टी के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था, उस वक्त सारे मेरे पूर्व अध्यक्षों ने जो काम किए थे उसका मैंने डिटेल स्टडी करने के लिए एक टीम बनाई थी और उसका मैंने भी स्टडी किया था। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि वेंकैया जी के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी बैक टू बेसिक्स की ओर गई और वहां से पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। राजनीति के अंदर कोई भी विचारधारा के आधार पर जब पार्टी बनती है, तब आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार, उसका इंप्लीमेंटेशन, ये महत्तम मात्रा में होते हैं। मगर जब राजनीतिक दल होता है तो अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव से राजनीतिक दल को आगे बढ़ना पड़ता है और जाने अनजाने में किसी का ऐसा उद्देश्य नहीं होता, मगर कभी न कभी पार्टी अपने रास्ते से थोड़ी इधर उधर होनी पड़ती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो पार्टी टिकती भी नहीं। परंतु वेंकैया जी के समय पर जो मैंने कहा बैक टू बेसिक्स, ये वेंकैया जी के समय पर पार्टी ने फील किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा कैसा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यालय कैसे चले, घर से कार्यालय नहीं चलेगा, कार्यालय में से कार्यालय चलेगा। 9 बजे वेंकैया जी का खौफ होता था, स्वयं वेंकैया जी 9 बजे कार्यालय पर आ जाते थे। इतने डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उस वक्त बड़ा कठिन काल था पार्टी। अटल जी जैसे लोकप्रिय और देश के सर्वश्रेष्ठ नेता के साथ अध्यक्ष के रूप में काम करना बहुत कठिन होता है, मगर उन्होंने पार्टी को पकड़ कर रखा, पार्टी को आगे बढ़ाया। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के लिए ये सीखने की बात है कि जब आप पार्टी का काम करते हो, हमने पार्टी का ही सोचना चाहिए, पार्टी के ही सिद्धांतों की बात करनी चाहिए। व्यक्ति जरूर महत्वपूर्ण होते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण पार्टी होती है। और ये लेसन वेंकैया जी ने कोई भाषण करे बगैर अपने कर्तृत्व से सभी राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण सेट किया था।
एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेकर समुद्र किनारे से 20 किलोमीटर दूर के गांव में जन्म लेकर भारत का उपराष्ट्रपति बनना, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना, अनेक विभागों के मंत्री बनना और हर जगह पे कंट्रीब्यूशन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। मगर वेंकैया जी के जीवन में उससे एक बड़ी बात है, ये पूरी यात्रा में जो जो उनको भूमिका मिली, वो भूमिका के हिसाब से डिसिप्लिन तरीके से एक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने अपना जीवन जिया है, एक डिसिप्लिन तरीके से। आज भी उपराष्ट्रपति है, इतने लंबे समय तक पार्टी के कार्यकर्ता रहे, कभी मैंने उनके मुंह से गलती से भी नहीं सुना है कि अपनी पार्टी। मैं कई बार मिलने जाता हूं संसदीय कामों के लिए, तो कहते कि भाई बीजेपी पार्टी का स्टैंड क्या है, बताओ, स्मूथ चलाना है या नहीं चलाना। मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, मैं शायद उनकी जगह होता तो एक कमरे में ऐसा कभी न बोल पाता, मगर वेंकैया जी आराम से कहते कि भाई बताओ बीजेपी पार्टी का स्टैंड क्या है। अब हम तो उनसे गाइडेंस लेने के लिए गए होते हैं, मगर वो टेक्निकली हमें बताते हैं कि बीजेपी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं इसलिए सार्वजनिक रूप से आज बताना चाहता हूं कि संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को डिसिप्लिन तरीके से मानना हमारे लोकतंत्र को टिकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज श्री एम वेंकैया नायडू जी हमारे सामने कर रहे हैं। बचपन के काल से ही वेंकैया जी विद्यार्थी परिषद में जुड़े, 73-74 में आंध्र विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने, और जब देश भर के अंदर एक संकट का समय आया, लोकतंत्र पर संकट गहराया, तब जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के आह्वान से अपने आप को छात्र आंदोलन के अंदर झोंक दिया, और इसी के कारण आपातकाल में उनको जेल में भी रहना पड़ा। जेल से बाहर आते ही जनता पार्टी के संयुक्त पार्टी बनी थी विपक्ष की, जनता पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष बने, और 87 में पहली बार वो विधायक बनकर आंध्र की विधानसभा में। वहां पर भी विधायक के नाते उनके काम को, जो सफल विधायक बनना चाहते हैं, उन्होंने बारीकी से देखने जैसा है। विधानसभा के रूल्स, किस प्रकार के मुद्दे उठाना, गृह की गरिमा, सदन की गरिमा न टूटे, इस प्रकार से उठाना, मगर मुखर कर मुद्दे लोगों के टेबल पर रखना, और वरिष्ठ नेताओं के भाषणों का एक अभ्यास कर एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कैसी होती है, वो वेंकैया जी के भाषणों को पढ़ने से तुरंत समझ में आता है। दूसरी बार भी 1980 में वो चुने गए और भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप के नेता बने, और 1980 में ही वो आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्थापक अध्यक्ष बने, और आंध्र प्रदेश के अंदर वेंकैया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। 1993 में पार्टी ने उनको राष्ट्रीय स्तर पर काम के लिए चुना, महासचिव बने। महासचिव के नाते भी सतत भ्रमण और पार्टी के मुद्दों को लोगों के सामने रखने की कला, एक बहुत सारे कार्यकर्ताओं के, हम तो बहुत युवा कार्यकर्ता थे उस वक्त, तुरंत ध्यान में आता था। 98 में वो राज्यसभा के सांसद बने, और 4 बार राज्यसभा के सांसद के नाते उन्होंने राज्यसभा के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। जब अटल जी की सरकार में मंत्री बनने का मौका आया, तब उन्होंने स्वयं ग्रामीण विकास की मंत्रालय के लिए अटल जी से बात करी थी। ये भारत के गांव के प्रति वेंकैया जी का जो लगाव है, वो बताता है कि ग्रामीण भारत का विकास करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री बनकर किस प्रकार से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 11 से 14 तक आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और कई सारे डिपार्टमेंट उन्हें, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो,
ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने संभाले हैं। और आज भी जब भी मिलते हैं तब उनके अंदर किसानों के लिए छटपटाहट जो है वो छिप नहीं सकती, वो सरफेस पर आ जाती है। किसानों के लिए क्या करना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ग्रामीण विकास के लिए क्या वो कर रहा है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से वो मीमांसा भी करते हैं और जानकारी से अपने आप को अपडेट भी करते हैं। वेंकैया जी उनके वन लाइनरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुझे आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता के उन्होंने पुराने जीवन का एक वन लाइनर कहा था जो उनके समकक्ष थे उस वक्त, कि वेंकैया जी जब 370 के लिए आंदोलन कर रहे थे उनकी युवा अवस्था में, तब प्रोफेसर ने कहा कि कश्मीर कभी देखा है, और अगर कश्मीर नहीं देखा है तो काहे को यहां आंदोलन कर रहे हो। वेंकैया जी ने फटाक से कहा था, आपकी एक आंख ने दूसरी आंख देखी है क्या? मगर ये आंख फोड़ देंगे तो इस आंख को दर्द होगा या नहीं होगा। ऐसा उस जमाने में युवा अवस्था में जवाब देना बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा की कृपा देखिए, जिस युवा वेंकैया नायडू ने 370 के लिए आंदोलन करा था राज्यसभा में, 370 का बिल मैंने ही पायलट किया था, सबसे पहले राज्यसभा में रखा था। और जब राज्यसभा में मैं बिल रख कर गया तो श्री वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन। ईश्वर भी जो व्यक्ति की लगन होती है इसको कभी न कभी देखता है और ऐसे मौके भी ईश्वर देता है। और आज राज्यसभा के चेयरमैन के नाते वेंकैया जी और उपराष्ट्रपति के नाते वेंकैया जी एक आदर्श कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उपराष्ट्रपति महोदय के लिए भूमिका बताई गई है इसका आदर्श निर्वहन कैसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल वेंकैया जी सेट कर रहे हैं। पूरा जीवन परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने ढेर सारी शिरकतें कर भारत के लोकतंत्र को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। मित्रों, आज मैं वेंकैया जी ने मुझे दीपा जी ने एक बार संदेश किया, मैंने तुरंत हाँ इसलिए बोला था क्योंकि मैं नेल्लोर आना भी चाहता था और वेंकैया जी के बारे में 2 शब्द नेल्लोर के लोगों के सामने बात भी करना चाहता था। आज दीपा जी के साथ महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी थे। पूरे परिसर का मैंने बहुत ध्यान से दौरा किया है, पूरे परिसर को देखा है। एक अपने नेटिव के अंदर इतने बड़े स्तर पर देश की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति अपने नेटिव के लिए एक छोटी सी गतिविधि से बढ़कर वटवृक्ष बनाकर किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की, अपने गांव की सेवा कर सकता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। जब ये 20 साल पहले शुरू किया होगा तब कल्पना भी नहीं होगी कि जुड़ते इतना सारा जुड़ जाएगा। कोई एक्टिविटी बाकी नहीं है। मैं बारीकी से देख रहा था, ये है, समय कम है, ऊपर नहीं जाएंगे, मगर कोई भी गतिविधि बाकी नहीं। और सभी गतिविधि के केंद्र में किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और विद्यार्थी, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सभी तबकों को दीपा जी ने बड़े खंत से ट्रस्ट की गतिविधियों के साथ जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के सार्वजनिक जीवन में जो लोग ट्रस्ट चलाते हैं उनके लिए 1 पैसा भी सरकारी ग्रांट वेंकैया जी ने अपने ट्रस्ट के लिए नहीं दिया। इतने बड़े पद पर रहने के बाद कई सरकारी अधिकारी होंगे अलग अलग प्रकार की, और स्किल डेवलपमेंट से लेकर काफी योजनाएं तो ऐसी जो सरकार की ही योजना है। सरकार को तो चाहिए इस प्रकार के ट्रस्ट की जो आगे बढ़ाए, मगर मैंने अस्पताल देखा उसमें भी सरकार नहीं है, कोई प्राइवेट ट्रस्ट इसको मैनेज कराए। इंस्ट्रूमेंट सारे दीपा जी के ट्रस्ट ने, स्वर्ण भारत ट्रस्ट ने दिए हैं। और स्किल डेवलपमेंट की गतिविधि भी प्राइवेट पार्टियों को साथ में जोड़कर चलाई। मैं मानता हूं कि
ये बहुत बड़ा एक अपने आप में उदाहरण है कि किस प्रकार से एक अपने पैतृक गांव के अंदर अपने जन्म जहां हुआ वो गांव की कल्याण के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है। और मित्रों, एक बात मैं यहां आकर बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया। अगर हर गांव में कोई न कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को उठा ले, अपने आप को बाजू में कर गांव के बच्चों की, किसानों की, महिलाओं की और गरीबों की चिंता करे, तो देश के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां ये सब चीजें नहीं होगी। परंतु हम सब कर नहीं सकते, वेंकैया जी कर रहे हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आज एक बहुत बड़ा लेसन है कि अपने नेटिव के साथ, अपनी जड़ों के साथ कैसे जुड़ा रहा जा सकता है। इसका एक आइडियल एग्जाम्पल इस स्वर्ण भारत ट्रस्ट है। और मैं वेंकैया नायडू जी को ये ट्रस्ट के प्रेरणा स्वरूप, प्रेरणा मूर्ति के रूप में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने नेल्लोर के युवाओं के, किसानों के, बच्चों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतना बड़ा गतिविधि का केंद्र बनाया है और स्वयं इतने इन्वॉल्व है कि हर चीज उनको मालूम है। और दीपा जी ने भी और ट्रस्ट के अध्यक्ष जी ने भी उसको बहुत आगे बढ़कर बढ़ाया है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है, मगर एक ऐसा प्रयास है भारत सरकार का जिसको मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैं लगभग 1981 से सार्वजनिक जीवन में हूं, कई साल हो गए, और पद्म पुरस्कारों को मैंने पहले भी देखा है, आज भी देखा है। और अब मैं गृह मंत्री हूं तो पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया को भी ध्यान से देखता हूं। और मेरा स्वभाव है स्टडी करने का, पुरानी प्रक्रिया का रिकॉर्ड मंगा कर भी मैंने देखा। ज्यादातर जो दल सत्ता में होते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन हो, एमपी का हो, मिनिस्टर का हो, और सिफारिश के बगैर पद्म पुरस्कार की कल्पना ही नहीं है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सिफारिश के बगैर कभी मिल नहीं सकता। किसी न किसी की सिफारिश की जरूरत है। मगर मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर मेरिट्स पर, जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। और मैं 3 साल से इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हूं एज अ गृह मंत्री। मैं आपको बताता हूं, दूर सुदूर कर्नाटक के किसी कोने में कोई महिला अपने परिश्रम से अकेली 35,000 से ज्यादा वृक्षों का बुआई भी करती है और उसको बढ़ा भी करती है, पर पैर में चंपल नहीं है, पैर में चंपल नहीं है। मगर उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। गड़बड़ अक्षरों में कन्नड़ में लिखा हुआ स्वयं का परिचय पत्र वो भेजती है और आज पद्मश्री से सम्मानित होकर देश की करोड़ों गरीब महिलाओं को। कोई व्यक्ति ऐसा कोरोना काल में होता है जब अपने परिवारजनों का कोई संस्कार नहीं करता था, अंतिम संस्कार नहीं करता था, म्यूनिसिपैलिटी वाले ले जाते थे। और मैंने तो दिल्ली में देखा है 400 लोगों के संस्कार पेंडिंग थे। मुझे स्वयं वो शीतगृह में जाना पड़ा था। उस वक्त एक व्यक्ति 600 लोगों का संस्कार करता है, परिवारों के साथ धार्मिक विधि कर उनकी क्रिया वहां कर वो करता है, और उसको पद्मश्री लेने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम सज्जन है, लावारिस लाशों को, कोई भी पुलिस स्टेशन में लखनऊ में लावारिस लाशों को आज तक आप मान नहीं सकते, मुस्लिम सज्जन ने 30,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अग्नि संस्कार किया है, और वो सारे के सारे हिंदू थे, बहुत कम मुस्लिम। अब ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता देखकर साफ अर्थ में मैं भावुक हूं कि मोदी जी ने इस प्रक्रिया को कितनी ट्रांसपेरेंट कर दिया, पारदर्शी किया और उसका लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटिक बना। किसी की सिफारिश, मेरिट्स में ही निर्णय होता है।
और कंट्रीब्यूटर जो है जब उसको एक्नॉलेजमेंट होता है, उसको पुरस्कार मिलता है, तो समाज के लिए वो प्रेरणा का स्थान होता है। चाणक्य ने शासन के 2 अति महत्वपूर्ण गुण बताए, अच्छा करने वालों को पुरस्कार और बुरा करने वाले को दंड। ये दोनों राजा ने तत्परता के साथ देना चाहिए और मैं मानता हूं मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों के माध्यम से इसको जमीन पर उतारा है। आज एक छोटी सी बात, क्योंकि मैं इस प्रकार की गतिविधि के सेंटर पे आया हूं जो निस्वार्थ रूप से चल रही है, तो आपके ध्यान पर रखनी थी। आज मैं यहाँ पर स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रेरणा स्रोत श्रीमान वेंकैया नायडू जी को बहुत बहुत मन से प्रणाम कर साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने आपके गांव के साथ, आपके नेटिव के साथ और आपके प्रदेश के साथ जुड़ने का जो जज्बा बताया है, और आज भी भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वो जज्बा जस का तस है, वो बहुत बहुत अनुकरणीय है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी और बहन दीपा को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार की गतिविधि आप यहाँ पर कर रहे हो, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। आज मुझे आकर बहुत सीखने को भी मिला है और बहुत संतोष और आनंद की भी अनुभूति हुई है। उसको व्यक्त कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।